the Great Indian Retirement Show. The Great Indian Retirement Show. Presented by Bajaj Capital. इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग जो है एक तरीके से आपकी लाइफस्टाइल प्लानिंग भी होगी ना आपको तो इसको हम कहते हैं लाइफ प्लानिंग है। आपके जो पैसे हैं जो सेविंग करी है आपने वो घट रहे हैं बजाय बढ़ने के। देखा होगा कुछ लोग हैं ना वो बैठ जाते हैं कंप्यूटर के सामने टिक 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 स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही हम कंपनी में से किस कंपनी का शेयर चढ़ेगा गिरेगा ये मेरे को और आपको हम कैसे पता कर सकते हैं। जिस दिन आप करते हैं ना म्यूचुअल फंड में सिप्स। नमस्कार 92.7 बिग एफएम का मैं हूं खुराफात रिजन। क्या आप जानते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसे बचाने का नाम नहीं। हम सब सेविंग्स करते हैं, सैलरी आती है, थोड़ा खर्च होता है और जब बच जाता है उसे हम कहते हैं सेविंग्स। हम मतलब मैं भी कभी एफडी, कभी पीएफ, कभी सेविंग्स अकाउंट, कभी इंश्योरेंस और फिर हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं रिटायरमेंट का कुछ तो हो ही जाएगा भगवान भरोसे। लेकिन एक सच है, सिर्फ पैसा बचाना और रिटायरमेंट प्लान करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद चैलेंज सिर्फ पैसे का नहीं होता, चैलेंज होता है इनकम कंटिन्यू रखने का, इन्फ्लेशन को बीट करने का और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन करने का। वेलकम बैक टू द ग्रेट इंडियन रिटायरमेंट शो। आज इन्वेस्ट कल रेस्ट। मैं हूं खुराफात रिजन और आज का एपिसोड ऑनेस्टली हर वर्किंग प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर, यंग अर्नर और फैमिली पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा मिथ ब्रेक करने वाले हैं। सेविंग्स ही रिटायरमेंट प्लानिंग है। और इस इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बजाज कैपिटल के सीईओ रिटायरमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं, मिस्टर अनिल चोपड़ा। सो वेलकम बैक। धन्यवाद नितिन, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं एपिसोड को अपने। सर बिल्कुल सर, मिल के आप परेशान हो जाओगे, आप मुझे मना करोगे बस कर और मत आ, पर मैं आता रहूंगा सवाल पूछने के लिए आपसे और हम हमेशा तैयार रहेंगे। तो जैसे आपने बात की नितिन की सेविंग ही रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं है, जी। बहुत बड़ा फर्क है। इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे सब देखने सुनने वालों को दोबारा से एक बारी नमस्कार और उनका स्वागत करते हैं कि सेविंग जो है वो अनलेस उसको आप इन्वेस्ट करो तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे सेविंग का मतलब होता है गाड़ी पार्क कर दी आपने, अगर आपने गाड़ी पार्क कर दी तो कहीं जा नहीं सकते आप, उसके लिए आपको चलानी पड़ेगी। सिमिलरली जो सेविंग करी है आपने उसको अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो सेविंग से ज़्यादा जरूरी है इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूरी है कि आपका एक प्लान होना, सिस्टमेटिक तरीके से कब आपने रिटायर होना है, कब आपको पैसे चाहिए होंगे, किस एज पे, आपका मंथली खर्चा क्या है, टोटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको कैसे कैसे डिफरेंट अमाउंट्स में सेव करके उसको इन्वेस्ट करना है, वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। तो बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं कि भाई एफडी कर दी, सेविंग बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, पीएफ तो जुड़ता ही है, हर एक का जो नौकरी करते हैं उनका प्रोविडेंट फंड जुड़ता रहता है, वो सोचते हैं अभी हमारी सेविंग हो रही है रिटायरमेंट हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी गलती है। सेविंग मतलब सिर्फ रिटायरमेंट के लिए इनफ नहीं है, ये कह रहे हो आप? बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक पहला कदम है, पहले कदम से आप कहीं नहीं पहुंच सकते, आपको अगला कदम उठाना पड़ेगा। तो पहले सेविंग करनी है, और उसमें ये भी है कि आपको कितनी सेविंग करनी चाहिए ये भी समझना जरूरी है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है कि कम से कम 30% बचाना है आपको अपनी तनख्वाह का। यानी अगर आपका ये पैकेज है 10 लाख का तो आपको 3 लाख बचाने हैं। अगर आप 3 लाख की जगह 4 लाख बचा पा रहे हैं फिर तो आप धन्य हैं, आपके बारे में आ रहे हैं, फिर तो आपके सारे गोल्स बड़े आराम से पूरे होंगे और आपकी फाइनेंशियल इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, मतलब आपका फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जीने के मजे कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन किसी वजह से अगर आपने खर्चे ज़्यादा पाले हुए हैं और आपकी सेविंग 30% से कम हो रही है, यानी 20% 25%, तो सारे गोल्स हिल जाएंगे आपके। बच्चों की एजुकेशन करनी पड़ेगी किसी लोकल स्कूल वगैरह में, बढ़िया आप नहीं फिर सकते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। शादी भी सिंपल तरीके से करनी पड़ेगी, आप डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं कर सकते हैं। घर भी आपका छोटा रह जाएगा, अगर आपको चाहिए 3 बेडरूम वाला, बालकनी वाला, बड़ा वाला, वो नहीं, आपको छोटा सा मिलेगा 2 BHK। और गाड़ी भी छोटी, बड़ी वाली नहीं। रिटायरमेंट में खिचखिच हो जाएगी, रिटायरमेंट का मजा कम हो जाएगा, पैसे खत्म हो सकते हैं, इतना फर्क पड़ सकता है। और नितिन, सबसे मजेदार बात यह है कि इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी तनख्वाह कितनी है। चाहे आप कमा रहे हो साल के 10 लाख, चाहे 1 करोड़, चाहे आपकी तनख्वाह सिर्फ 20,000 रुपये महीने की है, चाहे 20 लाख है, जो भी आपकी तनख्वाह है, जो भी आपकी इनकम है, उसका 30% जरूर बचाना है। और फिर दोबारा से मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ सेविंग से कुछ नहीं होने वाला। सेविंग तो जैसे मैंने बताया कि वो तो गाड़ी पार्क करने के बराबर है, आपको उसको फिर इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी सारे गोल्स को, और पर्टिकुलरली जिसपे हमारा प्रोग्राम फोकस्ड है रिटायरमेंट प्लानिंग का, वो भी पूरा हो पाएगा तसल्ली से आपके इरादों के अनुसार। सर तो जैसे आपने बोला कि जिस उम्र में आप चाहते हैं कि लोग इन्वेस्ट करना शुरू करें और ये रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें, आपने कहा कि पहली तनख्वाह से करना चाहिए, आपने पिछले एपिसोड में बताया था।
लेकिन इन्फ्लेशन इतनी है, तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी तो ज़रूरत है ना रिटायरमेंट प्लानिंग में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ना? महंगाई को अगर आपने इग्नोर कर दिया ना, हुँ, तो आपकी सारी जो प्लानिंग है वो हेयरवायर हो सकती है। सही बात। और इसलिए 2 चीज़ें हम बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसको हम ऐसे समझाते हैं नितिन, कि ये वास्तविक आय का फ़ॉर्मूला क्या है। हुँ, तो कई बारी लोग सोचते हैं कि भई हमने इन्वेस्ट कर दिया, सेविंग कर दी, बैंक में एफडी कर दी। ये एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है हमारी कंट्री में सेव करने का, कि करेक्ट। बैंकों में एफडी। आपने भी सुना होगा, घर में अपने पापा बोलते होंगे आपके, मैंने तो बेटे सर बैंक वो में बोले एफडी ना कर मैं दी है। बोलता हूँ, मैं भी थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो वो क्या होता है कि बैंक में एफडी कर दी, अगर बैंक से अगर आपको मिल रहा है 7% ब्याज, हुँ, तो उसको हमने ये देखना है कि इनकम टैक्स दे के और महँगाई को क्या वो बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, मान लीजिए, तो 7 में से 2.1 तो गया इनकम टैक्स में, बाकी बचा 5। महँगाई है 6%, जो चल रही है अभी इंडिया में, एवरेज 6%। लोग तो कहते हैं 10-12 है, बट 6 तो सरकार बोल रही है। तो फिर आपकी जो पैसे हैं, जो सेविंग करी है आपने, वो घट रहे हैं बजाय बढ़ने के। अरे बाप रे! क्योंकि आपने इन्फ्लेशन को ध्यान नहीं दिया। तो आपको वास्तविक आय का फ़ॉर्मूला समझना है, जिसमें आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि जिसमें इनकम टैक्स दे के, जी। महँगाई लेस करके, फिर भी आपकी जो है सेविंग इन्वेस्ट होके प्रॉपर ग्रोथ हो और सारे गोल्स पूरे हों, और रिटायरमेंट के लिए भी आप अच्छे से तैयार हो जाओ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको हम एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं, जो कि बजाज कैपिटल का नंबर है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट एक ईमेल आईडी भी हम आपको बता रहे हैं, इस पे भी आप ईमेल कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल है आप पूछ लीजिए, बिकॉज़ जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे सवालों के जवाब सुन के कि खुद से नहीं हो पाएगा, एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो सर रिटायरमेंट प्लानिंग का रियल मीनिंग आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग का रियल मीनिंग ये है कि आपको 2-3 चीज़ों के बारे में सोचना है अपनी लाइफ को लेके सीरियस होके। हुँ, ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। इसको लोग इतने छोड़ देते हैं आसानी से कि अपने आप हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। एक तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कब रिटायर होना है। हुँ, अब वो ज़माने गए नितिन, कि जब पहले जैसे लोग 60-65 में रिटायर होते थे। अब तो हम कइयों से बात करते हैं, उनकी उम्र 35 साल की है, वो बोलता है मैं तो 50 में रिटायर होने की प्लानिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने उसके बाद गोल्फ खेलना है, मैंने उसके बाद अपने हॉबीज़ पूरी करनी है, गार्डनिंग ये वो वगैरह। तो अर्ली रिटायरमेंट की भी आजकल बात हो रही है। एक हुँ, तो ये तय कीजिए आप कि आपने कब रिटायर होना है, 50 में कि 60 में। दूसरा ये कि आपके रिटायरमेंट के बाद अपने जो आपका लाइफ़स्टाइल है, हुँ, देखिए लाइफ़स्टाइल आपका, मेरा और जो लोग सुन रहे हैं सबका अलग-अलग होता है। सबके खर्चे अलग-अलग होते हैं। तो आपको अपने खर्चे बताएँ कि मेरे को इतने अगर खर्चा अमाउंट मिल जाए, तो आई विल बी वेरी कंफर्टेबल। वो अमाउंट हर एक के लिए अलग-अलग होता है। तो वो मान लीजिए किसी के लिए अमाउंट अगर 1 लाख रुपया है, तो वो आपको पता करके कब रिटायर होना है और उसको 250 से गुणा करना है, जैसे मैंने पिछली दफ़ा ही बताया जी, था फ़ॉर्मूला। फिर आपको एक मिल जाती है रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से कि ये मेरा गोल है। राइट। मैंने अगर 1 लाख रुपए मेरे को महीने के चाहिए, मेरे को 2.5 करोड़ रुपए होने चाहिए जब मैं 60 साल के होके रिटायर होऊँगा। फिर आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं कि 2.5 करोड़ पे पहुँचने के लिए आपको हर महीने 25,000 जोड़ने हैं कि 28,000 जोड़ने हैं, 42 जोड़ने हैं कि 50, अपनी इनकम में से कितना बचाना है, वहीं पे ही फाइनेंशियल प्लानर आपकी मदद करता है। तो हुँ, हमारी जो टीम है, हम बजाज कैपिटल की, जो हमारे रिटायरमेंट एक्सपर्ट प्लानर्स हैं, वो हर एक अपने क्लाइंट से मिलके ये कुछ प्रश्न पूछ के कि आपके मंथली खर्चे क्या हैं कंफर्टेबल, आपकी सैलरी कितनी है, कितना आप सेव कर पा रहे हैं और कब रिटायर होना है आपने, उस हिसाब से एक उनको प्लान बना के देते हैं, ताकि उनको क्लैरिटी हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम जो है अगर अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ जोड़ते चलेंगे, इन्वेस्ट करते चलेंगे, तो नॉट ओनली हम अपने गोल्स, जो बच्चों की शादी, एजुकेशन वगैरह, वो पूरे करते जाएंगे, बट रिटायरमेंट भी जब आएगी तो हम उसका स्वागत करेंगे, ना कि उससे डरेंगे। क्या बात है। पर सर ज़्यादातर आप आई एम श्योर आपका जो लोग आते होंगे, ये 50 के आस-पास ही लोगों को जाके रियलाइज़ होता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, क्योंकि जब दिखता है कि अच्छा 10 साल और सर्विस के हैं, तब बंदे को एकदम कहते हैं दिमाग में घंटी बजती है कि यार अब कुछ कर लेते हैं। तो आपके हिसाब से तो ये लेट है ही। बिल्कुल नितिन, सही बोला आपने। देखिए, मैं खुद तो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूँ 40 सालों से, लेकिन पिछले 5 साल से, कोविड के टाइम के बाद से, थोड़ी-सी इसमें बदलाव आया है। अच्छा, एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है, आपने भी सुना होगा, वेबिनार्स होते हैं। जी। तो मैं खुद ही तकरीबन 2,500-3 हज़ार वेबिनार कर चुका हूँ अरे रिटायरमेंट बाप प्लानिंग रे! पे। शुरू-शुरू में तो लोग जब आते थे, हम बोलते थे रिटायरमेंट प्लानिंग कराइए, आइए, तो लोग आते थे जो 58 के हैं, 59 के हैं, क्योंकि हमारी रिटायरमेंट नज़दीक आ गई है। हुँ, लेकिन अब जब मैं करता हूँ, अभी भी मैं हर हफ्ते में 3-4 करता हूँ। अच्छा, अब हमने ये पाया है कि इवन लोग जो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 28 साल के हैं, जी, उनकी जानकारी बढ़ रही है, जी। उनकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है, तो वो अब आना शुरू हो गए हैं। सेविंग्स को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके, प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के, एक रिटायरमेंट के लिए अच्छे से आश्वस्त हो सकते हैं आप। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अर्ली स्टार्ट है जो आपने कहा, ये एक एडवांटेज नहीं, एक तरीके से एक नेसेसिटी है आप कह रहे हो। ये मस्ट है, ये मेरे हुँ, हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और हुँ, देखिए, हमने इसके ऊपर कई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है कि एग्जांपल देते हैं हम कि राम और श्याम 2 दोस्त थे, दोनों ने अच्छे नंबरों से इंजीनियर बन के एक ही जगह पे जॉब करने लगे।
लेकिन राम को था वो कि मैं खर्चा करूंगा, एंजॉय करूंगा, बहुत लाइफ पड़ी है, बाद में बचा लेंगे। जो श्याम था वो पहले महीने से बचाना शुरू कर दिया। तो फर्क ये हुआ कि जब वो 40 साल का हो गया ना राम, तब सोचा कि अब मैं सेव करना स्टार्ट करता हूँ, तो उसको राम के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा सेव करना पड़ा Correct. उसी अमाउंट पे पहुंचने के लिए। Correct. क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज काम करती है, वो हमारे देखने वाले सुनने वाले सब जानते होंगे कि उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने भी शायद सुना होगा, जी जी बिल्कुल। चक्रवृद्धि ब्याज वो स्कूल में जी, पढ़ते थे ना, जी। तो ये यहाँ पे काम करती है। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, बड़ी स्पीड से पैसे बढ़ते हैं आपके। क्यों? क्योंकि आप कई सालों से जोड़ रखा है आपने। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चाहे वो पीपीएफ का इंटरेस्ट हो, चाहे म्यूचुअल फंड सिप हो, आगे जाके पैसा आपका तेजी से बढ़ता है। फिर आपकी रिटायरमेंट जो है वो काफी मजेदार और आसान हो जाती है। जी तो मैं चाहूँगा कि आज थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ना आप ये बताइए कि जितने भी लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जितने भी लोग रिटायरमेंट प्लान करना चाह रहे हैं, उनको क्या क्या स्ट्रैटेजी अडाप्ट करनी चाहिए वो बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, क्या एक तो हमने पहले ही बात कर ली कि आपने तय कर लिया कि कब रिटायर होना है, कितना पैसा चाहिए। जी अब जो सेविंग करी है आपने 30%, उसको सिर्फ सेविंग करके अगर छोड़ देंगे, तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। फिर आप हमेशा परेशान रहेंगे कि भाई ये क्या हो गया, मैंने तो सेविंग कर ली थी, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट में मेरे को कमी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपने उसको ठीक से इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्ट नहीं किया। ये दो अलग अलग चीजें हैं, सेविंग करना और इन्वेस्ट करना। अब इन्वेस्ट करने के ना नितिन 4 ऑप्शंस हैं पूरी दुनिया में। चाहे आप रहते हो नोएडा में या कनाडा में, 4 से ज्यादा है ही नहीं। और वो बड़े सिंपल है, सब जानते हैं। उसमें क्या है? डेट, इक्विटी, गोल्ड और प्रॉपर्टी। करेक्ट। ठीक है। डेट में क्या आता है? भाई लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी अंग्रेजी की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। डेट मतलब फिक्स इनकम ऑप्शन, जहां से ब्याज मिलता है। जी। भी जैसे एफडी हो गई, पोस्ट ऑफिस की स्कीमें हो गई, बॉन्ड्स हो गए, प्रोविडेंट फंड, ये तो हो गया डेट। लेकिन सिर्फ डेट में अगर आप पैसा लगा के रखोगे तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग बढ़िया नहीं बनेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता डेट। दूसरा है इक्विटी, स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड सिप्स, उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, वो सेविंग से इन्वेस्टिंग में आ जाते हैं, तो वो बहुत काम आता है आपको। और वो गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग की हमने लास्ट टाइम में बात करी थी। फिर तीसरा है गोल्ड। गोल्ड भी देखिए, जो सोना है वो हमारी फैमिलीज में, पर्टिकुलरली लेडीज में, तो उनको बहुत ही इससे लगाव रहता है। लेकिन गोल्ड की एक और भी बेनिफिट है कि गोल्ड हमेशा इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। लेकिन उसमें ना तो कम इन्फ्लेशन होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए। उसका एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? 10%। आपकी कुल जमा पूंजी का 10% होना चाहिए गोल्ड में, बस। उससे ना ज़्यादा ना कम। और फिर आ जाती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में तो आप अपना घर जो बना रहे हैं, जिसकी आप ईएमआई दे रहे हैं, उसका भी एक थंब रूल है कि आपकी जो टेक होम तनख्वाह है उसकी 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी ईएमआई। तो ऐसे करके अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे, म्यूचुअल फंड सिप, एनपीएस, पीपीएफ, इनमें अगर बांट के चलेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपका जो फाइनेंशियल जो कंफर्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले बोला, आपको आर्थिक मोक्षा भी मिल सकता है। क्या बात है सर। आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले जब हम कॉफ़ी पी रहे थे, आप बताए थे कि रिटायरमेंट प्लानिंग के कुछ 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, तो पॉइंट वाइज आप थोड़ा बता दीजिए। हाँ, देखिए, एक तो सबसे पहले मैंने बताया कि एक प्लान बनाइए आप, जी जी। वो बहुत जरूरी है। अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। जितना लेट करेंगे उतना ही मुश्किल पड़ेगा। एक फाइनेंशियल प्लानर अपने पास जरूर रखिए। देखिए, जब आप बीमार पड़ते हैं नितिन, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि केमिस्ट के पास? सोच के बताइएगा। डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि भाई ये जो नितिन को जो सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या बीपी हाई है तब हो रहा है, या बीपी लो है, करेक्ट। या खाया नहीं है, ज्यादा खा लिया है, या धूप में खड़ा था, ये ऑफिस वाले तंग कर रहे हैं। हाँ, यस, कुछ भी। तो वो देख के, जरूरत समझ के, फिर वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। इसी तरह से जो फाइनेंशियल प्लानर हैं, जो हमारे रिटायरमेंट प्लानर हैं, वो जब हमारे पास हमारे क्लाइंट आते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट समझ के, उनके गोल समझ के, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके कितने बच्चे हैं, इनकी कब शादी होनी है, उस हिसाब से एक प्लान बना के देंगे। तो जो 5 चीजें आपने पूछी थी, एक तो जल्दी स्टार्ट करना है, एक प्लान बनाना है, प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जैसे अपना पासपोर्ट होता है ना, वैसे ही एक रिटन प्लान बना के देते हैं हम। फिर एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल प्लानर होना चाहिए। फिर आपको चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। धैर्य होना चाहिए। ये नहीं कि जल्दबाजी में थोड़ी मार्केट गिरी, पैसे निकाल लिए। कई लोग ऐसे करते हैं, सिप बंद कर देते हैं, मतलब इस तरीके की बेवकूफ़ियाँ भी करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन। और 5वीं जो चीज़ है वो है इम्प्लीमेंटेशन विद कॉन्स्टेंट रिव्यू। तो जो आपने प्लान बनाया है, आप क्या उस पर खरे उतर रहे हैं, क्या ठीक से जा रहे हैं, तो वो भी आप अपने, मतलब जैसे डॉक्टर का मिलना होता है ना, हर 6 महीने में एक बार मिलो, ऐसे ही अपने रिटायरमेंट प्लानर को साथ साल में 3-4 दफ़ा मिलो, अपने प्लान को रिव्यू करो। तो ये अगर आप 5 चीज़ें करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे, प्लान बना होगा आपका, एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल प्लानर होगा, और आपने एसेट्स को डिवाइड करा हुआ है, अपने डेट, इक्विटी, गोल्ड सब में किया हुआ है, और उसको रिव्यू करते जा रहे हैं, फिर जो है आपकी लाइफ सेट है। फिर आपकी फाइनेंशियल इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी,
और आपके आर्थिक जो लक्ष्य हैं वो आराम से पूरे होते जाएंगे। क्या बात है। तो सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग जो है एक तरीके से आपकी लाइफस्टाइल प्लानिंग भी होगी ना, आपको तो बिल्कुल, इसको हम कहते हैं लाइफ प्लानिंग है। ये तो लोगों ने नाम दे रखे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, मेरे हिसाब से तो ये क्योंकि इसमें जिंदगी के सारे पहलुओं की प्लानिंग हो रही है आपकी। जी देखिए रिटायरमेंट के बाद हेल्थ की भी प्लानिंग हो रही है, आपने घूमने जाना है तो हर एक के कुछ होते हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा करनी है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ कहते हैं 4 धाम यात्रा वगैरह क्या, हम तो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, यूएसए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ों की ये लाइफ की प्लानिंग है। फिर बच्चों की शादी अच्छी जगह कर दी, उनकी पढ़ाई करके उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, तो ये सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, ये एक पूरी लाइफ की प्लानिंग है। प्लस साथ में अपने हेल्थ की भी प्लानिंग है। तो जब आप मेडिकल एक्सपेंसेस की आप एक पॉलिसी ले रहे हैं तो आप ये भी कोशिश करेंगे कि बीमार ना पड़ें, तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ आल्सो एज वेल एज फाइनेंशियल हेल्थ। तो ये कंप्लीट लाइफ की प्लानिंग है। एकदम सही बोला आपने। जी। तो सर एक और सवाल फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कैसे इंश्योर करेंगे जो रिटायरमेंट सेविंग्स हम कर रहे हैं आज की डेट में वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी, क्योंकि भगवान करे सबकी लंबी उम्र हो, तो हमें पता नहीं कि वो 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी ज़िंदगी, तो वैसे ही सेविंग्स कैसे चलेंगी तब तक? बिल्कुल, अब ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए इंसान के ना 2 गोल्स होते हैं, जो हम फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी एक तो होता है वेल्थ क्रिएशन। करेक्ट। तो आपका एक गोल है कि नहीं है नितिन, कि आप वेल्थ क्रिएट करो, बिल्कुल सर। अच्छी खासी करो, बिल्कुल। लाखों में नहीं करोड़ों में, है ना? हर एक का होता है। जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सभी का एक ही कॉमन गोल है कि हमको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है। करेक्ट। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर गोल को छोड़ दोगे आप तो पूरा काम नहीं कर रहे आप, क्योंकि आपने फिर वेल्थ को प्रोटेक्ट भी करना है। तो आप मानते हो कि बिल्कुल। सिर्फ क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा, Absolutely. आपने उसको प्रोटेक्ट भी करना है, तब जाके आपकी लाइफ सेट रहेगी। तो फ्रेंड्स, नितिन, जो है हमारी वेल्थ क्रिएशन, उसके लिए चाहिए हमको इन्वेस्टमेंट, जिसकी हमने बात कर ली, करेक्ट। और जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हमको चाहिए इंश्योरेंस। जी तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। उसमें कुछ एन्युटी प्लान्स होते हैं, कुछ टर्म प्लान्स होते हैं, कुछ यूलिप्स होती हैं। तो ये जब 2 चीज़ों का समावेश होता है ना आपकी लाइफ में, जी इन्वेस्टमेंट्स भी है, इंश्योरेंस भी है, वेल्थ क्रिएशन भी हो रही है, वेल्थ प्रोटेक्शन भी हो रही है, फिर आपकी जो लाइफ प्लानिंग है वो 100% कंप्लीट हो जाती है। जी। तो जैसा आप बता रहे थे कि 3 चीज़ें जो आपने बताई कि इनकम प्लानिंग ज़रूरत है, रिस्क मैनेजमेंट भी करनी है और Yes. रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी कराना है, करेक्ट, जो कि जैसे बजाज कैपिटल के एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार जो आपका रिव्यू करते रहेंगे। बिल्कुल। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप बजाज कैपिटल के जितने भी यहाँ पर टीम है जो आपकी आपकी मदद के लिए लगाई गई है, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ईमेल आईडी भी वहाँ पर दे रखा है, तो आप आराम से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपने हम जो सेविंग्स की बात कर रहे हैं आज, आपने बीच में एक बात बोली और ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। आपने कहा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना कहा आपने 30% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% से ज़्यादा 30% का 10%। नहीं। मैं अब दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ जी। जो आपकी आमदनी है उसका 30% तो बचाना है आपने, और उसमें ठीक से है। कितना? उसका 10% आपने हाँ, लगाना है सोने हाँ, में, वही, बचत का 10%। तो ये अभी जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सोना मत खरीदो, कम खरीदो, तो ये उसमें सेट बैठता है या उससे ज़्यादा खरीद लेंगे हम गलती से? नहीं, आपने एक सही दिशा में जा रहे हैं आप। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड में निवेश करने के 2 तरीके हैं। जी एक तो है ट्रेडिशनल तरीका कि ज्वेलरी वगैरह खरीदना, जो हम लोग लॉकर में रखते हैं, पहनते हैं, और इस वक्त मैं देख सकता हूँ आपने भी चेन वगैरह पहनी हुई नहीं है। नहीं सर, सब नकली है, पीतल है और MCX का है। और एक दूसरा तरीका जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है, वो है पेपर गोल्ड या डिजिटल जी, गोल्ड, जी। राइट। तो इन दोनों में बहुत फर्क है। जी तो हम क्या रिकमेंड करते हैं, और मोदी जी जो वो कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड मत खरीदिए, अब आप हाँ। पेपर गोल्ड लीजिए। पेपर गोल्ड मतलब क्या होगा कि आपने अगर मान लीजिए 50,000 रुपए का पेपर गोल्ड लिया, तो आपको कोई सोना फिजिकल नहीं मिलेगा, आपको एक कागज मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि भाई आपको 5 ग्राम सोना मिल गया आपको। जी फिर जी। जैसे जैसे सोने के रेट बढ़ेंगे, आप उसकी वैल्यू उस हिसाब से बढ़ा सकते हो। और सर तो हम उसमें फायदा भी है ना, उसमें जैसे अगर आप ज्वेलरी तो आप ज़्यादा ही खरीदोगे, इसमें तो आप 10,000 रुपये भी डाल सकते हो। बहुत सही बोला आपने नितिन, आप तो पहले से जान के रखते हो इस बात की। गोल्ड देखिए आप छोटे छोटे अमाउंट की सिप भी कर सकते हैं, ठीक है, गोल्ड में। फिजिकल गोल्ड लेने के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। बिल्कुल। 2 फायदे हैं बड़े बड़े कि हम क्यों रिकमेंड करते हैं कि आप फिजिकल गोल्ड की जगह पेपर गोल्ड लो। एक तो ये है कि कोई चोरी नहीं कर सकता आपका, मानते हो आप? पेपर गोल्ड तो कोई चोरी नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो लड़के नहीं आते हैं मोटरसाइकिल पे ऐसे चेन खींच के ले जाते हैं, बहुत डर लगता है उनसे। मैं अंदर का ऐसा आप बार बार बोल रहे हैं। ऐसा कोई डर नहीं है अगर आपके पास पेपर गोल्ड है तो। ये तो मानते हो ना आप, अगर आपके बिल्कुल। पास गोल्ड म्यूचुअल फंड है, गोल्ड बॉन्ड है, तो कोई चोरी नहीं कर सकता। करेक्ट। दूसरा बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, आपको पैसे चाहिए, अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है, ज्वेलरी वगैरह पड़ी है, तो कहाँ जाती हैं लेडीज, कहाँ जाते हैं? सुनारी की दुकान पे। क्या वो पैसे पूरे देता है आपको? नहीं बताइए कट मेरे को। करेंगे, वो तो लेबर काट लग गया, लेता ये है। लग गया, वो लग तो गया। क्या बोलता है, वो बोलता है 80% देते हो, क्या बोलता है मेकिंग चार्जेस। हाँ। वो बोलता है जी आपके तो सोने में टांका लगा हुआ है, हाँ। वो तो खोट है आपके सोने में। लाख है इसके अंदर। हाँ, खोट ऐसे बोलते हैं। तो अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए, लेकिन अगर आपके पास पेपर गोल्ड है, जैसे कि जो हम रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे गोल्ड ETF होता है या गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गए,
अगर उसको आपने पैसों में कन्वर्ट करना है तो सुबह जो आता है ना अखबार में आज का सोने का भाव, जी जी वही मिलेगा आपको 100% केसेस में। बिल्कुल सी इसलिए बात है। नितिन याद रखिएगा आप भी और देखने सुनने वाले भी कि जब भी गोल्ड में निवेश करना हो, थिंक ऑफ पेपर गोल्ड। और कितना? 10% आपकी कुल जमा पूंजी का, न ज्यादा ना कम। क्या बात है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कई लोग जो है ना थोड़े भयभीत तो हो गए होंगे, लेट्स फेस इट, क्योंकि मेरे जैसे कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी है, रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की है। तो इसलिए आई थिंक इसकी वजह से एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जो अभी तक नहीं आया है इसमें और जो थोड़ा घबरा रहा है, अब उन्हें लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, तो जैसे आपने पिछली बार भी बोला था जब जागो वही से तभी सवेरा, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शुरुआत तो करिए, ठीक है। और इससे मतलब जैसे ही आपको थोड़ी बहुत इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि भाई अब टाइम निकलता जा रहा है, तो आप एक अच्छे से फाइनेंशियल प्लानर को ढूंढिए जो कि इस चीज़ों में माहिर हैं करने में इनको। और हम बता ही रहे हैं कि हमारे 300 ब्रांचेज हैं पूरी इंडिया में और सारे छोटे बड़े शहरों में हमारे ऑफिस हैं, तो हमारे ऑफिस से वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अच्छे जो इस चीज़ के जो माने जाने हैं जैसे बजाज कैपिटल है, उनके पास जाएं, जो उनके रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि कब मैंने रिटायर होना है और कितने मेरे खर्चे की रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से फिर वो आपको प्लान बना के देंगे और उस प्लान को फिर आप इम्प्लीमेंट करिए और इम्प्लीमेंट करके साथ में रेगुलरली उसको रिव्यू भी करते रहिए। तो ये सारी सर्विसेज आपको जो है वो मिलती हैं और उसके थ्रू आपकी जो कॉन्फिडेंस है, जो आर्थिक आपका जो स्वास्थ्य है वो बढ़ जाता है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, राइट। उससे क्या है कि जब मेंटल कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना नितिन, तो फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है, मानते हैं आप? बिल्कुल जब मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है, मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल। तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ जाता है, तो आपके एनर्जी बढ़ जाती है, चेहरे पे लाली आ जाती है, जब आपको लगता है कि भाई आप सही दिशा में जा रहे हो, बराबर पैसे जोड़ रहे हो, रिटायरमेंट के लिए पूरी तैयारी है आपकी। जी सर, एक थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कई लोग जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के बच्चे नहीं है, अब वो एजुकेशन वाला पार्ट तो हटा दो, उसको नहीं करना, शादी एक बार ही कर चुका है, भगवान की दया से वो शादी चलती रहे तो दोबारा शादी भी नहीं करनी है उसको, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं है, अब उसने जितना पैसा बचा रखा है, पर कई बार वो भी कम लगता है। अब उसके पास एक प्रॉपर्टी खड़ी हुई है अपनी, राइट, उसने घर ले रखा है। तो ये एक आजकल जो कई लोगों को पता नहीं है, पर एक रिवर्स मॉर्गेजिंग भी काफ़ी समय से चलता है, सही वो बोला थोड़ा आपने। एक्सप्लेन कीजिए। और आई थिंक आरबीआई का कोई टैब भी है कि 2 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ है, वो थोड़ा बताइए। देखिए थोड़ा सा नेचुरली हटके हो गया अब, हाँ जी, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे मैं मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ, आप एक्सपर्ट बैठे हो बिल्कुल सामने, ठीक है। पता लगना चाहिए। ऐसे इंसान जिन्होंने खुद शादी नहीं करी और बच्चे वगैरह नहीं हैं, तो ऐसे भी 5-7% हैं समाज में हमारे, जो कि अपना डिसीजन लेके और अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं। जैसे मैं, उनके लिए हमारी सलाह ये रहती है कि एक तो अगर आपके ऊपर कोई आश्रित है, जैसे कि पेरेंट्स, शादी तो नहीं करी, कोई फैमिली नहीं है, ना बच्चे हैं ना वाइफ है, डिपेंडेंट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स हो सकते हैं करेक्ट जो आप पे डिपेंडेंट हो, करेक्ट, तो उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बिल्कुल तो आपको उनके बेनिफिट के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखिए कि जो बीमा है वो अपने लिए नहीं, अपने चाहने वालों के लिए किया जाता है। बिल्कुल तो सही भगवान बात ना है। करे अगर हमें कुछ हो जाए तो जो हम पे आश्रित हैं उनको नुकसान उनको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यस, तो एक तो लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट आपकी हो जाएगी, राइट। और उसके अलावा आपको अपने रहने के लिए फिर जब आप थोड़े बड़ी उम्र के हो जाएंगे तो कोई जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, राइट। उसके खर्चे के लिए भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए। और अपने जब आप अपने काम से रिटायर हो जाएंगे, फिर आप चाहेंगे कि भी अपने शौक पूरा करें, घूमने फिरने के, दुनिया देखने के, तो उसके लिए आपको फंड्स भी चाहिए। तो आपको उस हिसाब से फिर कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ एनपीएस में जोड़ के अपनी रिटायरमेंट के लिए और अपने जो आप पे आश्रित हैं उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी, ये 2-3 चीज़ें आपको भी चाहिए होंगी। और अब आते हैं बात जो आपने प्रश्न पूछा रिवर्स मॉर्गेज का, जी, उसमें क्या है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा समाज में, पर्टिकुलरली बड़े शहरों में, जहाँ पे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो तो यहीं रह गए, बच्चे बाहर निकल गए। करेक्ट, ये सुना है ना आपने, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। चला गया, बेटी मेरी यूएसए चले गई, वो तो एब्सोल्युटली, वापस ही नहीं आएगी, 25 साल उसको गए हुए हो गए। तो ऐसे जो लोग हैं, अब जो बूढ़े माँ बाप यहाँ पे हैं, उनकी हो सकता है कि कोई पेंशन ना हो, और वो लोग जो बाहर से हैं वो उतना ध्यान नहीं रख रहे, लेकिन जो यहाँ पे उन्होंने घर बना रखा है, वो कोठी हो सकती है 5 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो। करेक्ट, अब उस कोठी का वो क्या करें? ऐसे लोगों को हम बोलते हैं, एक इंग्लिश की टर्म है एसेट रिच कैश पुअर, मतलब कि कोठी है 10 करोड़ की, बैंक में 1 लाख रुपए भी नहीं है। सही बात है, तो अब वो क्या करें? अब 10 लाख कोठी बेच सकते हैं, उनको होता है कि कोठी बिक गई तो ये हो जाएगा कि मेरे बेटा कहेगा कि मेरे लिए कुछ छोड़ा भी नहीं है। तो उस ऐसे लोगों के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी है लेकिन इनकम नहीं है पेंशन टाइप की, जी, तो रिवर्स मॉर्गेज की एक सुविधा स्टार्ट करी है रिजर्व बैंक ने, जिसमें आप जो मालिक हैं प्रॉपर्टी के, वो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं,
लेकिन लोन की जो अदायगी है वो कौन करेगा? वो करेगा उनका बेटा या उनकी बेटी या जो भी उत्तराधिकारी है, जो हेयर्स है। क्योंकि उनको अगर प्रॉपर्टी चाहिए 10 करोड़ की, तो वो 1-2 करोड़ का लोन वापस करके प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा एक विकल्प है ऐसे लोगों के लिए जिनकी आमदनी बहुत कम है लेकिन प्रॉपर्टी ज्यादा है। क्या बात है। तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन उससे पहले भी जो आपने बातें समझाई, तो एक बात तो समझ आ गई कि रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ सेविंग्स नहीं होती। जी। जैसे कि मेरे जैसे कई लोग सोचते थे कि बैंक में थोड़ा पैसा रख दिया, जितना आ रहा है वही बहुत है। लेकिन फ्यूचर इनकम प्लानिंग, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। ताकि एक ज़िंदगी जो है आराम से आगे कटती रहे। बिल्कुल सही बोला आपने। इसीलिए ही ये जो 3-4 चीजें बोली आपने, ये हमें कहाँ से मिलती हैं? ये इसके लिए बड़े अच्छे विकल्प हैं। एक तो देखिए जो म्यूचुअल फंड सिप्स है, उसको हम भगवान की दी हुई देन मानते हैं। इट्स ए गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड। अब गॉड ने तो दे दी हमको, अगर हमने नहीं ली हुई तो नुकसान हमारा है, हमारी गलती हमारी है, राइट? आप मानते हैं? नितिन, आप करते हैं ना म्यूचुअल फंड में सिप्स? नहीं करते आप, तो फिर गलती जो है आपकी है, गॉड ने तो दे रखा है आपको। और उससे आपसे ज्यादा मैं अपने आप को मैं मानता हूँ रिस्पॉन्सिबल कि मैं आप तक अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, बिकॉज अब हम बात कर रही हैं, नॉट रियली अ डिबेट, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे थोड़ा बहुत शेयर मार्केट की थोड़ी नॉलेज है, तो मैं कहता हूँ अगर मैं खुद इन्वेस्ट कर लूँ अपने आप और शेयर बाजार में, तो आपको लगता है वो ठीक है? आपको लगता नहीं SIPs में फिर भी करना चाहिए? बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए आगे दोबारा से मैं सब सुनने देखने वालों के लिए मैं 2 मिनट लूंगा ये समझाने के लिए। आराम से सर। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट जिसको बोलते हैं, उसमें निवेश अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये एक जग जाहिर बात है, ये एक्सपीरियंस से सबने सीखा है कि जो स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन को नॉट ओनली बीट करती हैं, आपकी वेल्थ भी क्रिएट करती हैं, प्रोवाइडेड कि आप कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करो। वो स्ट्रेटजीज आपको किसी और एपिसोड में बात करेंगे उसकी, वो पूरा एक एपिसोड चाहिए होगा उसके लिए। ठीक है। बट हम आपको ये बता दें कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है नितिन? एक तो डायरेक्टली शेयर्स खरीदना बेचना। करेक्ट। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं ना, वो बैठ जाते हैं कंप्यूटर के सामने, टिक 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 स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंट्राडे। वो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते नितिन, वो आपके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा तरीका जो है वो बहुत ही शानदार है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप। तो सिप जो है वो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। सिप में क्या होता है, जहाँ पैसा फिर भी आपका स्टॉक मार्केट में रहा है, लेकिन हमारी कंट्री में 7,000 शेयर्स हैं नितिन, 7,000 कंपनीज हैं जो लिस्टेड है। अब 7,000 कंपनी में से किस कंपनी का शेयर चढ़ेगा गिरेगा, ये मेरे को और आपको हम कैसे पता कर सकते हैं? ना तो इतना टाइम है आपके पास, आप अपने बिजी रहते हो, अपने इतनी नॉलेज भी नहीं है, इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में थ्रू जाते हैं तो वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो हमारे बिहाफ पे रिसर्च कर रहा है। वो 7,000 कंपनी में से उसने सिर्फ 50-60 कंपनियां बड़ी बड़ी चुन रखी हैं, जो वो उसका 100% काम उसका यही है 24 घंटे का कि कंपनी रिसर्च करना। उनकी जो रिटर्न आई है वो अभी तक अच्छी डिसेंट रिटर्न आई है, इन्फ्लेशन को बीट किया है, प्रोवाइडेड कि आपका होराइजन लॉन्ग टर्म हो, कम से कम 7-8 साल का। जैसे रिटायरमेंट का तो लॉन्ग ही होता है भी, अगर आप अभी 40 साल की हो, 35 की हो, रिटायरमेंट 55 में 60 में होनी है, तो ऐसे लंबे पीरियड के लिए तो म्यूचुअल फंड सिप बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, और उससे वेल्थ भी क्रिएट होती है आपकी, और आपका उससे पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ भी जो है ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। क्या बात है। तो मतलब बहुत सिंपल सा सार निकला है सबका कि आज इन्वेस्ट करें, कल रेस्ट, ताकि कल रेस्ट कर सकें। बिल्कुल। क्या बात है। वही अगर आप भी चाहते हैं अपनी रिटायरमेंट जर्नी को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल सही एडवाइस दी जाए, तो आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर जो आ रहे हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं बजाज कैपिटल को, या जो ईमेल आईडी दी है, आराम से बैठ के इत्मीनान, जब घर पे बैठे होंगे आराम से चाय पीते पीते आराम से लिखिएगा, जो भी आपके क्वेरीज हैं वो भेजिएगा इस ईमेल आईडी पे, एंड आई एम श्योर दे विल गेट बैक टू यू। मैं हूँ खुराफात रितेन, एंड वंस अगेन अनिल चोपड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में इन द ग्रेट इंडियन रिटायरमेंट शो विद बजाज कैपिटल। आज इन्वेस्ट कल रेस्ट। जय हिंद, जय भारत। With the Great Indian Retirement Show, the Great Indian Retirement Show, Presented by Bajaj Capital.